हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। क्लास 6 का अभी कंटिन्यू है हमारे साइंस की बुक का, जिसमें 10 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज 11 और 12 को मैंने कंबाइंड लिया है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उससे बन रहे थे। तो 11 और 12 को जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसके, उनको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया। 11 और 12 को लेकर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हमारा क्लास 6 का 11 और 12, जिसमें से आप प्रकाश है और विद्युत से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो देखते हैं आज के चैप्टर का हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए सही कथन का चयन करें। अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा विवर्तन। ये कह रहा है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब के बनने का रीज़न क्या है, और प्रतिबिंब जो बनता है उसे हम किस वजह से बनता है, किस कारण से बनता है। देखिए, कभी भी प्रतिबिंब बनने का सबसे सिंपल रीज़न होता है कि जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु तक टकराए, या हम किसी वस्तु को देखते हैं तो भी यही रीज़न रहता है कि जब उस वस्तु से टकराती है और टकराने के फलस्वरूप फिर हमारी नेत्रों में आती है, तभी कोई वस्तु हमको दिखती है या फिर हमारा इमेज बनता है। तो इस पूरे जो प्रोसेस होता है कि किरणें आई और आने के बाद टकरा कर वापस हमारे नेत्रों तक आती हैं, किसी वस्तु से टकरा कर हमारे नेत्रों तक आती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु में अगर रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन के कारण ही प्रतिबिंब बन पाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें अपवर्तन और विवर्तन का कोई रोल नहीं होता है। परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब का बनना संभव हो पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, केवल 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति वस्तु को तब देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, दूसरा है जब आंखों पर प्रकाश पड़े, तीसरा है जब प्रकाश वस्तु पर पड़कर आंखों पर आए, और चौथा है कोई नहीं। तो अभी हमने जैसे बताया बेसिक में कि कोई भी वस्तु को अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे ये वस्तु है समझ लीजिए, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे सामने और हमारी नेत्र है यहाँ पर, तो इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो ये हमको तभी दिखेगी जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर आएंगी और वस्तु पर आकर टकराने के फलस्वरूप रिफ्लेक्टेड होगी, परावर्तन होगी और हमारे नेत्रों तक पहुंचेगी। और इसी प्रक्रिया के तहत, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसी परावर्तन के कारण किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देखना या प्रतिबिंब का बनना पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर सी नंबर आपका राइट है। जब प्रकाश वस्तु पर पड़कर आंखों पर आए तभी हम वस्तु को देख पाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न में से दीप्त वस्तुएं कौन सी है? दीप्त वस्तु का मतलब हो गया जिसका खुद का प्रकाश हो। ठीक है, जिसका खुद का प्रकाश हो वो वस्तुएं दीप्त कहलाती हैं, और जिस वस्तु का खुद का प्रकाश नहीं होता है वह अदीप्त कहलाती हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं, किस श्रेणी में आएंगी? जुगनू का भी खुद का प्रकाश होता है, ये भी उसी श्रेणी में आएंगी। तीसरा है विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब भी दीप्त की श्रेणी में ही आता है। तो सी भी इसका राइट है। इसका मतलब सभी, ये सारी वस्तुएं क्या हैं? दीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आप देखिए, सूची छिद्र कैमरा क्या होता है? एक डब्बे की सहायता से बनाया जाता है सूची छिद्र कैमरा, और इसमें प्रकाश की जो किरणें होती है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसी छिद्र के माध्यम से प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो जब उस छिद्र के माध्यम से प्रवेश करती हैं तो उस स्थिति में उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो कैसा बनता है? उल्टा। मतलब सड़क पर जो वस्तुएं हैं वो कैसी दिखाई देंगी? उल्टी दिखाई देंगी, सीधी, दोनों, या फिर कोई नहीं। देखिए, सूची छिद्र कैमरे से अगर हम सड़क पर चलते लोगों का प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा होगा, हमको उल्टा दिखाई देगा। और उल्टा के साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा।
क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आने से क्या होता है? जैसे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, अब प्रकाश की किरणें मान लीजिए कि यहाँ से चलना प्रारंभ की, इस तरह से चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं प्रकाश की किरणें, और यहाँ पर एक अपारदर्शी मतलब ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें ना गुजर पाए, तो ये अपारदर्शी हो गया। यहाँ पर आकर ये रुक गई, तो रुक गई तो उसके दूसरी ओर क्या होगा? क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? जाहिर सी बात है कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु का ये आपको शैडो दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनेगा? छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश आर पार होता है, या डी सभी? तो इसका छाया बनता है, छाया बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? छाया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश कैसे गमन करता है? पहला सीधी रेखा में, दूसरा टेढ़ा मेढ़ा, तीसरा गोलाई, या चौथा सभी? तो ये हमेशा याद रखेंगे कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखाओं में ही गमन करती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गोलीय दर्पण का प्रकार नहीं है? गोलीय दर्पण का प्रकार नहीं है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या कोई नहीं? तो यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि दर्पण जो होता है मुख्य तौर पर, ठीक है, दर्पण जो होता है, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, एक हो गया समतल और एक होता है गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन गोलीय दर्पण का प्रकार नहीं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल और अवतल ही इसका प्रकार होता है, समतल नहीं होगा क्योंकि समतल दर्पण का प्रकार है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बेसिक चीजें हैं बिल्कुल उनको भी नोट करते जाइएगा, क्योंकि पॉइंट्स हम बार बार कहते हैं कि 15 क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, लेकिन 15 में अगर आप एग्जैक्टली देखिएगा कि बेसिक चीजों को लीजिएगा तो 30 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को लेते हुए हम चलते हैं, उस पर आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर रह गया कि वास्तविक, तो ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन बन गया कि सूची छिद्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर भी हम देखा है यहाँ पर कि दर्पण के जो प्रकार, तो ये पूछ सकता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से? समतल और गोलीय। अगर गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल और अवतल आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन कुचालक नहीं है? कुचालक पहले समझ लीजिए और सुचालक समझ लीजिए। कुचालक और सुचालक। कुचालक क्या होता है? जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, वो सारी वस्तुएं कुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। और जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो पाए, वो सारी वस्तुएं कुचालक होती हैं। तो यहां पर कुचालक की बात की जा रही है, इसका मतलब कि जहां से धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो प्लास्टिक नहीं है कह रहा है, तो प्लास्टिक कुचालक है, ये नहीं होगा। पीतल, चीनी मिट्टी, अभ्रक, तो इसमें कुचालक नहीं है, इसका मतलब है कि सुचालक होना चाहिए। तो पीतल ही है जिससे धारा का प्रवाह हो सकता है। चीनी मिट्टी में भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, अभ्रक से भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीतल। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? जब भी आप देखेंगे किसी, जैसे बैटरी वगैरह को आप देखेंगे, तो उसमें दो साइन आपको रहेंगे, ऊपर पॉजिटिव साइन रहता है, नीचे निगेटिव साइन रहता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? धन से ऋण की ओर, या ऋण से धन की ओर, या दोनों ही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धन से ऋण की ओर होता है। उससे जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो धन आवेश से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं वो ऋण आवेश की ओर जाते हैं। तो धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होगा। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, प्रॉब्लम्स को शेयर करें हमसे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर पाएँ। अगला प्रश्न है, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका यही जो शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइबर है हमारे लिए बूस्टर का काम करता है। आप जानते हैं कि मेरा चैनल पूर्णतः फ्री है, इसमें कहीं कोई कॉस्ट नहीं लगता है, तो आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कह रहा है। देखिए, वैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, मानव शरीर, ये सारे के सारे क्या हैं? विद्युत धारा के चालक हैं। लेकिन अगर सबसे अच्छे चालक की बात किया जाए तो हमेशा याद रखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चांदी को सबसे अच्छा कंडक्टर माना गया है, सबसे अच्छा चालक माना गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत परिपथ 3, 4, 5, 6। तो ये याद रखिएगा, विद्युत जो परिपथ होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है? जहां से विद्युत का प्रवाह हो सके। तो पहला क्या होता है? देखिए, 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला आपका हो जाता है बंद परिपथ, बंद परिपथ। दूसरा हो जाता है खुला परिपथ, खुला परिपथ। तीसरा होता है आपका लघु परिपथ होता है, लघु परिपथ। और चौथा आपका हो जाता है लीकेज होता है, एक लीकेज परिपथ। ठीक है, लीकेज परिपथ। तो इस प्रकार 4 परिपथ होते हैं। ठीक है, एक बंद जैसे हो गया तो ये पूरा इस तरह से पूर्णतः बंद रहता है। खुला हो जाता है कि जैसे यहाँ पर ये ओपन परिपथ हो जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग परिपथ कितने? 4 होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे सुचालक पदार्थ से बनाया जाता है? स्विच, बी विद्युत प्लग, सी सॉकेट, या डी सभी। ये सारी चीज़ें घरों में जो प्रयोग की जाने वाली विद्युत उपकरण हैं। तो इसको इनमें से किन किन को सुचालक पदार्थ से बनाया जाता है, जिससे धारा, सुचालक मतलब अभी बताया हम बेसिक में, जिससे धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह होता है उसी पदार्थ से इसको बनाया जाता है। तो किससे? स्विच। तो स्विच को बिल्कुल ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिससे धारा का प्रवाह होता है। विद्युत प्लग, सॉकेट, विद्युत प्लग और सॉकेट को भी ऐसे पदार्थ से ही बनाया जाता है, क्योंकि धारा के प्रवाह को हमको रोकना नहीं है, धारा के प्रवाह को सुचारू ढंग से चलने देना है, तो उसको सुचालक पदार्थ से ही बनाया जाना है। तो ये सारे उपकरण विद्युत सुचालक के पदार्थ से ही बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। निम्न में कौन विद्युत चालक का उदाहरण है? ए थर्मोकोल, दूसरा वायु, तीसरा मानव शरीर, चौथा एल्युमिनियम की पत्ती। तो अगर विद्युत चालक मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती दोनों से ही ये विद्युत के चालक है, जिससे धारा के प्रवाह को हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सही कथन का चयन करें। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल का एक सिरा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। तीसरा है, विद्युत स्विच का प्रयोग धारा के प्रवाह को रोकने और चालू करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, विद्युत सेल, पहला जो पॉइंट है कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ, जैसे अगर हम एवरेडी बैटरी लेते हैं तो उस बैटरी में जो भी रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, तो विद्युत जो हमको प्राप्त होता है तो उस रासायनिक पदार्थ के कारण ही प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही है कि विद्युत रासायनिक जो पदार्थ हैं उनके कारण ही धारा वहाँ पर हमको मिल पाती है, क्योंकि अगर वहाँ पर हम एक्सटर्नल कोई करंट अप्लाई नहीं करते हैं ना। दूसरा है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है, विद्युत सेल एक सिरा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। तो बैटरी में आप देखेंगे एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि धनात्मक और ऋणात्मक सिरा दोनों में होता है। तीसरा है, विद्युत स्विच का प्रयोग धारा के प्रवाह को रोकने और चालू करने के लिए किया जाता है। आपके घर में जो आपका स्विच है
तो उसको जैसे आपको मन किया लाइट ऑन करने का तो आप ऑन कर देते हैं, फिर लाइट बंद करने का मन करता है तो आप ऑफ कर देते हैं। तो इसका मतलब धारा क्या हो रहा है, धारा को हम प्रवाह भी कर रहे हैं और धारा को हम रोक भी रहे हैं, तो स्विच का काम है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 इनके तीनों पॉइंट सही हैं। चैप्टर 11 और 12 में जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे फैक्ट्स लेकर हम इस वीडियो में आए, और मेरे ख्याल से और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हम नहीं लेते, थोड़ा रेंज में रखते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस जितने थे मैंने आपको बता दिए। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं चैप्टर 13 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।